नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। लिंक आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन लेकर आए हैं। जी हाँ, ये क्लास रेलवे, लोको पायलट, जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। इसमें हम NCERT विज्ञान के डायग्राम पर आधारित पिछले सालों में पूछे गए सभी जरूरी सवालों को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी। क्वेश्चन नंबर 1, Which part of the human sperm is responsible for the sex determination of the zygote? मतलब मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज यानी जाइगोट के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? और आपके ऑप्शंस हैं A ओनली पार्ट A, B ओनली पार्ट B, C पार्ट A and B, D पार्ट B and C। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओनली पार्ट ए। अच्छा। समझिए, डायग्राम में जो पार्ट ए है वो शुक्राणु का सिर यानी हेड है और इसी के अंदर होता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। और बच्चे का लिंग तय होता है क्रोमोसोम से जो इसी केंद्रक में होते हैं। शुक्राणु में या तो X या Y क्रोमोसोम होता है और वही जाइगोट का लिंग निर्धारित करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शुरुआत। चलिए अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A cut twig is placed in colored water as shown in the figure. After a few hours when the twig is cut, how will it look? Where is the colored tissue found? यानी एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है। कुछ घंटों बाद जब टहनी को काटा जाएगा तो वो कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ मिलेगा? ऑप्शंस हैं लाइक फिगर A, लाइक फिगर C, लाइक फिगर D, लाइक फिगर B। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइक फिगर ए। और इसका कारण? इसका कारण है पौधों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, पौधों में पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाने का काम जाइलम यानी जाइलम ऊतक करता है। अच्छा। और एक डाइकॉट तने में ये जाइलम एक रिंग, एक छल्ले के रूप में होते हैं, तो रंगीन पानी सिर्फ जाइलम से ही ऊपर चढ़ेगा। ओके, तो काटने पर सिर्फ एक रंगीन रिंग दिखेगी। एकदम सही। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following figures correctly shows the location of the liver in the human body, given that the person is facing you? मतलब इनमें से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत यानी लिवर की सही जगह को दिखाती है? और ये मान के चलना है कि व्यक्ति का मुंह आपकी तरफ है। ऑप्शंस है A फिगर 2, B फिगर 1, C फिगर 3, D फिगर 4। सही जवाब है ऑप्शन सी, फिगर 3। अच्छा, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, लिवर मतलब यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर होता है, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब सवाल में ट्विस्ट ये है कि व्यक्ति हमारी तरफ देख रहा है, तो उसका जो दाहिना हाथ होगा वो हमें शीशे की तरह हमारी बाईं तरफ दिखेगा। हाँ, ये मिरर इमेज वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत खूब। चलिए अब थोड़ा फिजिक्स का रुख करते हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 4, By which symbol is resistance R represented? मतलब प्रतिरोध R को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? आपके सामने 4 चित्र हैं। Options A image 1, B image 2, C image 3, D image 4। ये तो बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इमेज 2। जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस को हमेशा एक जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। और बाकी के सिंबल? इमेज 1 एक बैटरी या सेल का प्रतीक है, इमेज 3 एक AC सोर्स का और इमेज 4 एक इंडक्टर का। एकदम साफ। चलिए आप इस बायोलॉजी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फिगर शोज द ह्यूमन हार्ट, वेयर आर द वाल्व्स लोकेटेड? ये आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। इसमें कपाट यानी वाल्व्स कहाँ पर हैं? ऑप्शंस हैं A at numbered positions 1, 2, 4 and 6, B at all numbered positions, C at numbered positions 2, 3, 4 and 5, D at numbered positions 4, 5 and 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, at numbered positions 2, 3, 4 and 5। अच्छा। देखिए, हृदय में वाल्व्स का काम एक दरवाजे जैसा होता है जो खून के बैकफ्लो को
मतलब उल्टे प्रवाह को रोकता है। ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में और वेंट्रिकल्स और मुख्य धमनियों के बीच में होते हैं। चित्र में 2, 3, 4 और 5 इन्हीं वाल्वों की सही लोकेशन दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। The following figure shows a part of the human alimentary channel. What action is taking place in this part and how? मतलब ये चित्र मानव आहार नाल का एक हिस्सा दिखा रहा है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? Options: A. Peristalsis due to enzymes present. B. Peristalsis due to rhythmic contraction and relaxation of muscular walls. सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन कहते हैं। Peristalsis. जी, हमारी भोजन नली ऑसोफेगस की दीवारें मांसपेशियों की बनी होती हैं। ये मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। अच्छा, जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं। बिल्कुल। इसी रिदमिक मूवमेंट से खाना पेट की तरफ बढ़ता है। लीजिए, इसी बीच एक मजेदार कमेंट आया है। गुरुजी, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही मुंह फुलाती और सिकोड़ती है, क्या उसमें भी पेरिस्टाल्सिस हो रहा है? अगर भाई पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी तो ये सब मूवमेंट भी अच्छा लगेगा। चलो अगला सवाल। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट इट्स नाइट्रोजनस वेस्ट्स? चित्र में दिखाया गया जीव, जो कि अमीबा है, अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन कैसे करता है? ऑप्शंस हैं A by simple diffusion, B by secretion, C through excretory vacuoles, D by depositing crystals in vacuoles. सही उत्तर है ऑप्शन ए बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब अमीबा एक यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव है। इसके पास हमारी तरह किडनी जैसा कोई खास अंग नहीं होता। तो फिर वेस्ट बाहर कैसे जाता है? ये अपने शरीर में बने वेस्ट को सीधे अपनी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के जरिए बाहर पानी में छोड़ देता है। इसी को सिंपल डिफ्यूजन या सामान्य विसरण कहते हैं। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 8। द राइट ह्यूमन किडनी इज शोन। एट विच पॉइंट डज द यूरेटर एग्जिट द किडनी? चित्र में दायां मानव वृक्क यानी किडनी दिखाई गई है। मूत्रवाहिनी यूरेटर किस बिंदु पर किडनी से बाहर निकलती है? ऑप्शंस हैं A, .2, B, .4, C, .1, D, .3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, .2। अच्छा, ये .2 क्या है? किडनी का जो अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा होता है, उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम। जी, ये किडनी का मेन गेट है। यहीं से यूरेटर, खून की नसें और तंत्रिकाएं अंदर बाहर आती जाती हैं। चित्र में .2 इसी हाइलम को दिखा रहा है। बहुत खूब। अब उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following figures shows the correct position of the ureter and urinary bladder in the human excretory system? मतलब इनमें से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की सही शारीरिक स्थिति दिखाती है? Options: A. Figure 3, B. Figure 1, C. Figure 4, D. Figure 2. सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिगर 1। ये एनाटॉमी का सवाल है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं और दोनों से एक एक यूरेटर निकलती है। ये दोनों नलियां नीचे जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। ओके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मूत्राशय में अलग-अलग खुलती हैं, आपस में जुड़ती नहीं। फिगर 1 इसी सही बनावट को दिखा रहा है। बिल्कुल। अब 10वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 10। Where is the type of cell shown in the following figure? मतलब इस चित्र में जो कोशिका दिखाई गई है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस है A. in roots and flowers, B. in leaves and shoots, C. in stems and roots, D. in flowers and leaves. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन लीव्स एंड शूट्स। और ये कोशिका कौन सी है? चित्र में स्टोमेटा यानी रंध्र दिखाया गया है, जिसे 2 गार्ड सेल घेरे हुए हैं। अच्छा, स्टोमेटा। जी, ये पौधे के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मुख्य रूप से पत्तियों के सतह पर और हरे तनों यानी शूट्स पर पाए जाते हैं। दोस्तों, 10 सवाल हो गए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास और एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। In the following diagrams, blue arrows represent transport through xylem vessels and red arrows phloem vessels. Which diagram correctly represents the direction of transport in the stem of a plant?
मतलब इन चित्रों में नीले तीर जाइलम से और लाल तीर फ्लोएम से परिवहन को दिखाते हैं। कौन सा चित्र पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा को दिखाता है? ऑप्शंस ए फिगर डी, बी फिगर बी, सी फिगर ए, डी फिगर सी। सही उत्तर है ऑप्शन बी फिगर बी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। जाइलम यानी नीला तीर का काम है जल को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना, तो इसका फ्लो हमेशा एक तरफा होता है, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ ऊपर की ओर। हाँ, वही फ्लोएम यानी लाल तीर पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ऊपर भी और नीचे भी। मतलब बाई डायरेक्शनल। बिल्कुल, चित्र बी इन दोनों दिशाओं को एकदम सही दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12. Which line best describes the change in the size of the ozone hole during the given years? कौन सी रेखा दिए गए वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में हुए बदलाव का सबसे अच्छा वर्णन करती है? Options: A. Line D, B. Line C, C. Line A, D. Line B. सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइन ए। अच्छा, ये तो पर्यावरण से जुड़ा सवाल है। जी, और बहुत महत्वपूर्ण है। 1980 के दशक में CFCS गैसों की वजह से ओजोन परत में छेद तेजी से बढ़ा। लेकिन फिर दुनिया के देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया और इन गैसों पर रोक लगा दी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद छेद का बढ़ना रुका और उसका आकार स्थिर हो गया। ग्राफ ए यही दिखा रहा है, पहले तेजी से वृद्धि और फिर स्थिरता। AC पर एक भाई हरियाणवी में लिख रहा है, मास्टर जी म्हारी आली के दिमाग का छेद भी लाइन ए की तरियां बढ़ता जावे से, कोई प्रोटोकॉल बता दो रोकण का। भाई, इसका प्रोटोकॉल तो मेरे पास भी नहीं है। चलो अगले सवाल पर ध्यान दो। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13. 2 questions are given below based on the cross section of the human heart. Select the option with the correct answer for both questions. Q1. Why are the walls thick in the part labeled A? Q2. What is the function of the part labeled B? मतलब हृदय के चित्र पर 2 सवाल हैं। पहला, ए भाग की दीवारें मोटी क्यों हैं? और दूसरा, बी भाग का काम क्या है? ऑप्शन स्क्रीन पे है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए पंप्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, बी प्रिवेंट्स बैकफ्लो। समझाइए इसे। देखिए, भाग ए हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं क्योंकि इसे सबसे ज्यादा जोर लगाकर खून को पूरे शरीर में पंप करना होता है। और पार्ट बी? और भाग बी एक वाल्व है, एक कपाट, जिसका काम खून को वापस बहने से रोकना है, मतलब बैकफ्लो प्रिवेंट करना। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14. Where in the plant is the cell shown in the following figure found? चित्र में दिखाई गई कोशिका पौधे में कहाँ मिलती है? Options: A. shoot tips, B. seed germination, C. xylem, D. root. सही जवाब है ऑप्शन डी, रूट। ये कौन सी कोशिका है? यह चित्र एक रूट हेयर सेल का है, यानी मूल रोम कोशिका। इसमें जो एक लंबा सा उभार दिख रहा है वो पानी और खनिजों को सोखने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ओके, और ये जड़ों में पाई जाती है? जी जी, जड़ों की सबसे बाहरी परत में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15. A diagram of a nephron is given below. Select the option that correctly represents the labeling of parts labeled A, B, C and D. नीचे एक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का चित्र दिया है। उस विकल्प को चुनिए जो A, B, C और D भागों का सही नाम बताता है। और विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए लेबलिंग समझ लेते हैं। जरूर। ए है एफरेंट आर्टेरियोल, जो किडनी में खून लाती है। बी है ग्लोमेरुलस, जो खून छानने वाली केशिकाओं का गुच्छा है। सी है बोमन्स कैप्सूल, जो कप जैसी संरचना है और छने हुए पदार्थ को इकट्ठा करती है। और डी है एफरेंट आर्टेरियोल, जो छना हुआ खून वापस ले जाती है। बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16. इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ फिश, वेयर आर द गिल्स लोकेटेड? मछली के इस चित्र में गलफड़े यानी गिल्स कहां पर हैं? ऑप्शंस: ए पोजीशन 3, बी पोजीशन 1, सी पोजीशन 2, डी पोजीशन 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोजीशन 1। जी। मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन से गिल्स की मदद से सांस लेती हैं। ये उनके सिर के दोनों तरफ आंखों के ठीक पीछे होते हैं। ओके, तो चित्र में स्थान 1 सही है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17. द फॉलोइंग फिगर शोज अ ह्यूमन नेफ्रॉन. Which part is the collecting duct? ये आकृति मानव के वृक्काणु को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट है? ऑप्शंस: ए रीजन बी, बी रीजन ए,
C रीजन C, D रीजन D। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रीजन ए। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का अंतिम हिस्सा है। ये एक बड़ी पाइपलाइन की तरह है जिसमें कई छोटे छोटे नेफ्रॉन से छनकर आया हुआ मूत्र इकट्ठा होता है। अच्छा, चित्र में ए इसी सीधी नली को दर्शा रहा है। अब फिजिक्स का एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 18। As shown in the following figure, 3 identical light bulbs are connected to a battery. Which of the following is true for this circuit? चित्र में 3 एक जैसे बल्ब एक बैटरी से जुड़े हैं। इस परिपथ के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, करंट एट P इज ग्रेटर देन करंट एट Q। ये कैसे? ये एक पैरेलल सर्किट, समानांतर परिपथ है। इसे ऐसे समझिए कि P एक मेन हाईवे है और Q R जैसी गलियां उससे निकलने वाली छोटी सड़कें हैं। हाँ। मेन हाईवे P पर तो सारा ट्रैफिक यानी करंट होगा, लेकिन छोटी सड़कों Q पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इसलिए P पर करंट हमेशा Q से ज्यादा होगा। इसी पे एक कमेंट आया है भोजपुरी में, गुरुजी हमार लव लाइफ भी पैरेलल सर्किट जैसन हो गईल बा, करंट कहीं और से आवत बा और रोशनी कहीं और होखत बा। वाह, क्या दर्द है। चलो अगला सवाल देखो, शायद फिजिक्स ही समझ आ जाए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19। Where can we find waste products in the plant cell shown in the following figure? दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? Options: A. In the area shown by arrow 1. B. In the area shown by arrow 2. C. In the area shown by arrow 4. D. In the area shown by arrow 3. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन द एरिया शोन बाय एरो 4। और ये arrow 4 क्या दिखा रहा है? पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी वैक्यूल, जिसे रसधानी कहते हैं, होती है। ये कोशिका का स्टोर रूम या डस्टबिन जैसा है। अच्छा। पौधे अपने कई अपशिष्ट पदार्थों को इसी वैक्यूल में जमा करते रहते हैं। तीर 4 इसी बड़ी वैक्यूल को दिखा रहा है। समझ गई। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20। The path of a light ray incident on an interface separating two transparent media is shown in the figure. By what is the refractive index N of medium B relative to medium A denoted? दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आती हुई प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दिखाया गया है। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक N क्या होगा? Options: A. N is equal to 0. B. N greater than 1. C. N is equal to 1. D. 0 N greater than 1. सही जवाब है ऑप्शन बी, N ग्रेटर देन 1। और क्यों? चित्र को ध्यान से देखिए। प्रकाश किरण नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ झुक रही है। जी। ऐसा तभी होता है जब प्रकाश एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जाता है, और जब भी प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक N का मान 1 से ज्यादा होता है। 20 सवाल पूरे हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो देरी किस बात की, फटाफट लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। A simple food chain of 5 tropical levels is given below. If the snake at the 4th tropical level receives 10 kilojoules of energy, what is the amount of energy available to the producers? 5 पोषी स्तरों की एक खाद्य श्रृंखला दी गई है। यदि चौथे स्तर पर सांप को 10 किलोजूल ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों यानी घास के पास कितनी ऊर्जा थी? ऑप्शंस है A. 10,000 किलोजूल, B. 1,000 किलोजूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 किलोजूल। इसमें कौन सा नियम लगेगा? यहाँ लिंडरमैन का 10% लॉ लगेगा, जो कहता है कि हर अगले स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। अच्छा, तो हमें उल्टा चलना होगा। जी, हमें उल्टी गिनती करनी है तो हम हर पिछले स्तर पर ऊर्जा को 10 से गुणा करेंगे। सांप 4th इज इक्वल टू 10 किलोजूल, तो मेंढक 3rd इज इक्वल टू 100 किलोजूल, टिड्डा 2nd इज इक्वल टू 1000 किलोजूल और उत्पादक घास 1st इज इक्वल टू 10,000 किलोजूल। बहुत बढ़िया। Question number 22. The following figures A and B both show sclerenchyma found in plants, yet why are their structures different? चित्र A और B दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तक स्क्लेरेनकाइमा को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? Options आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, A ट्रांसवर्स सेक्शन, B लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। मतलब ये बस देखने का नजरिया है। बिल्कुल। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं लंबी और रेशेदार होती हैं। जब आप उन्हें बीज से काटेंगे
ट्रांसवर्स सेक्शन तो वो चित्र ए की तरह गोल दिखेंगी, और लंबाई में? और जब आप उन्हें लंबाई में काटेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन तो वे चित्र बी की तरह लंबी और पतली दिखेंगी। Question number 23. The following figure shows nutrition in amoeba. Which option correctly matches labels A and B with their functions? ये चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में ए और बी को उनके कार्यों के साथ सही मिलाया गया है? और आपके विकल्प? सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए लेबल को समझते हैं। लेबल ए सूडोपोडिया यानी कूटपात को दिखा रहा है। ये अमीबा के नकली पैर हैं जिनसे वो भोजन को पकड़ता है। और लेबल बी? लेबल बी फूड वैक्यूल यानी खाद्य रसधानी है, जिसके अंदर एंजाइमों की मदद से भोजन का पाचन यानी डाइजेशन होता है। अगला सवाल। Question number 24. Which of the following is a China dish? निम्नलिखित में से कौन सा चीनी मिट्टी का बर्तन यानी चाइना डिश है? Options A, Image 1, B, Image 2, C, Image 3, D, Image 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, इमेज 4। इसका इस्तेमाल क्या होता है? केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाली चाइना डिश एक छोटी सफेद कटोरी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इवेपोरेशन के लिए किया जाता है। एक कमेंट आया है पंजाबी में, मास्टर जी मेरी गर्लफ्रेंड दा गुस्सा भी चाइना डिश वर्गा है, जरा जा गरम करो ते सब कुछ इवेपोरेट कर देंदी है। भाई संभाल के रखो, ये लैब इक्विपमेंट बहुत कीमती होते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25. Which letter in the following diagram represents the region of Bowman's capsule? इस आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट बोमेन्स कैप्सूल के क्षेत्र को दर्शाता है? ऑप्शंस है A रीजन B, B रीजन D, C रीजन A, D रीजन C. सही जवाब है ऑप्शन सी, रीजन ए। जी। बोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का कप के आकार का हिस्सा होता है जो ग्लोमेरुलस को चारों ओर से घेरता है। यहीं पर खून से यूरिया और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ छन कर आते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 26. The parts of the human respiratory system shown below are labeled by letters A, B and C. According to the options, identify the correct option. नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को A, B और C से नामांकित किया गया है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए पार्ट्स को पहचानते हैं। ए है फेरिंग्स, जो नाक और मुंह के पीछे का कॉमन रास्ता है। बी है लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और सी? और सी है ट्रेकिया यानी श्वास नली, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। Question number 27. The following figure shows a sectional view of the human female reproductive system. Select the option that gives the correct functions of the parts labeled A and B. ये चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली को दिखाता है। ए और बी भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस? सही जवाब है ऑप्शन बी। पार्ट ए और बी क्या है? पार्ट ए है फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। पार्ट बी है यूटेरस यानी गर्भाशय, जहां इम्प्लांटेशन होता है और भ्रूण का विकास होता है। अगला सवाल। Question number 28. Study figures A and B carefully and tell why the kneaded flour kept in the vessel in figure B has swelled up. चित्रों ए और बी को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र बी में गूंथा हुआ मैदा फूलकर बड़ा क्यों हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू CO2 रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अच्छा, तो ये CO2 कहाँ से आई? जब आटे में खमीर यानी यीस्ट मिलाया जाता है तो वह एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इस प्रक्रिया में वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और इसी गैस से आटा फूल जाता है? जी, इसी गैस के बुलबुले आटे में फंस जाते हैं और उसका आयतन बढ़ा देते हैं। Question number 29. In the following figure, the cross between two plants is shown up to the F2 generation. Which conclusion is incorrect? इस चित्र में दो पौधों के बीच के संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। कौन सा निष्कर्ष गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत निष्कर्ष पूछा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेड एंड ग्रीन बोथ आर डोमिनेंट। ये गलत क्यों है? यह कथन गलत है। मेंडल के नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों का क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है, जिसे डोमिनेंट कहते हैं। यहाँ लाल रंग प्रभावी है और हरा अप्रभावी।
दोनों एक साथ प्रभावी नहीं हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30. The following figure shows a section of phloem tissue in plants. Which label represents the part with perforated walls that helps in transport? यह चित्र फ्लोएम ऊतक का एक काट दिखाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? ऑप्शंस है A लेबल B, B लेबल A. सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबल बी। लेबल B क्या है? लेबल बी सीव प्लेट्स यानी चालनी पट्टिका को दर्शा रहा है। ये सीव ट्यूब्स के बीच की दीवारें होती हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बिल्कुल चाय की छन्नी की तरह। अच्छा, इन्हीं छेदों से होकर भोजन ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट होता है। 30 सवाल हो गए, क्या बात है। आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसी जोश को बनाए रखिए। जल्दी से वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। एक भाई ने कमेंट किया है, सर मेरी वाली का दिल भी फ्लोएम टिश्यू जैसा है, परफोरेटेड वॉल्स हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही दिशा में होता है। मेरे मैसेज सीन करके छोड़ देती है। भाई, लगता है तुम्हारा कनेक्शन सीरीज में नहीं पैरेलल में जुड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. Identify the vegetative part and reproductive part in the following figure of rhizopus. राइजोपस के इस चित्र में कायिक अंग और प्रजनन अंग की पहचान कीजिए। और आपके विकल्प? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए इज रिप्रोडक्टिव पार्ट while बी इज वेजिटेटिव पार्ट। इसे समझाइए। देखिए, पार्ट ए है स्पोरांजिया। ये गोल संरचना है जिसमें बीजाणु बनते हैं जिनसे नया राइजोपस पैदा होता है, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पार्ट बी? पार्ट बी है हाइफी। ये धागे जैसी संरचना है जो भोजन सोखने का काम करती है, इसलिए ये वेजिटेटिव पार्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32. Identify the correct labels for the following. निम्नलिखित के लिए सही लेबल की पहचान करें। आपके ऑप्शंस? सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह एक फूल के स्त्री केसर पिस्टल का चित्र है। जी, पार्ट्स बताइए। ए है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, सबसे ऊपरी चिपचिपा भाग। बी है स्टाइल, वर्तिका, ये लंबी नली है। और सी है ओवरी, अंडाशय, निचला फूला हुआ भाग। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following diagrams correctly represents the path of an incident light ray parallel to the principal axis after refraction through a lens? कौन सा आरेख मुख्य अक्ष की समानांतर आती प्रकाश किरण का लेंस से अपवर्तन के बाद का सही मार्ग दिखाता है? Options: A. Figure 1, B. Figure 2, C. Figure 3, D. Figure 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, फिगर 2। ये तो लेंस का एक बेसिक नियम है। जी हाँ, ये उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का नियम है। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो लेंस से गुजरने के बाद हमेशा मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है। Question number 34. The following figure shows various stages of gradual decay of teeth in humans. Identify the incorrect statement. ये चित्र मनुष्यों में दांतों के सड़ने के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। इनमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। फिर से गलत कथन बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया हैव नो रोल इन दिस, इट इज वायरल। ये बिल्कुल गलत है। जी, दांतों की सड़न का मुख्य कारण बैक्टीरिया ही होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे भोजन में मौजूद चीनी को एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड दांतों की ऊपरी परत इनेमल को धीरे धीरे गला देता है। Question number 35. As shown in the figure, an optical device X forms image CD for object AB. Device X is a. Options है A. Convex lens, B. Concave mirror. सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉनकेव मिरर। मिरर क्यों? चित्र में देखिए, किरणें सतह से टकराकर वापस लौट रही हैं, मतलब यह एक दर्पण मिरर है। और कॉनकेव क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और उल्टा बन रहा है। ऐसा बड़ा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण ही बनाता है। बहुत सही। Question number 36. Identify the water harvesting structure shown below. नीचे दर्शाई गई जल संग्रहण संरचना की पहचान कीजिए। Options: A. खादीन सिस्टम, B. जोहाद, C. बंधारा, D. तालाब। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खादीन सिस्टम। खादीन सिस्टम क्या है? चित्र में दिखाया गया सिस्टम खादीन है। यह राजस्थान की एक पारंपरिक जल संचयन तकनीक है।
इसमें ढलान वाली जमीन पर एक मिट्टी का बांध बनाकर बारिश के पानी को रोका जाता है। एक और कमेंट, सर हम तो अपने दोस्त के घर खादीन सिस्टम बना के रखते हैं। जब भी वो पार्टी देता है सारा खाना पीना हम अपने अंदर हार्वेस्ट कर लेते। हाँ, बहुत बढ़िया। जल संरक्षण के साथ साथ भोजन संरक्षण भी जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37. A diagram of the human alimentary canal is given below. Based on this, select the option showing the correct match with column I and column 2. मानव आहार नाल का चित्र दिया गया है। स्तंभ I का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, A-4, B-1, C-2, D-3। चलिए मिलाते हैं। A, एसोफेगस में 4 कोई पाचन नहीं होता। B, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई I जानवर के भोजन पर निर्भर करती है। C, लिवर 2 वसा के पाइसीकरण में मदद करता है। और D, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम 3 भोजन से जल का अवशोषण करना है। Question number 38. Study the following figure carefully. Identify the correct option regarding the non-appearance of blue color in test tube B. इस चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परखनली बी में नीला रंग क्यों नहीं आया, इसका सही कारण बताइए। और आपके विकल्प? सही जवाब है ऑप्शन सी, starch is digested by salivary amylase present in saliva. अच्छा, तो लार ने अपना काम कर दिया। जी, परखनली बी में चावल के साथ लार मिलाई गई है। हमारी लार में सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाकर शुगर में बदल देता है। और आयोडीन सिर्फ स्टार्च के साथ रंग देता है। बिल्कुल, जब स्टार्च ही नहीं बचा तो नीला काला रंग नहीं आएगा। Question number 39. The following figure shows the reproductive process of a single organism and an offspring with minor variations. What could be the reason for this difference? ये चित्र एक जीव की प्रजनन प्रक्रिया और थोड़ी भिन्नता वाली एक संतान को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन? हाँ, बहुत थोड़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान लगभग माता-पिता की कॉपी होती है, लेकिन 100% नहीं। अच्छा। कोशिका विभाजन के समय जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो कभी-कभी बहुत छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं से थोड़ी भिन्नता आ जाती है। Question number 40. The following figure shows different types of white blood cells. Identify the option with the correct labeling. यह चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह हमारे शरीर के सैनिक हैं। नाम बताइए इनके। ए, न्यूट्रोफिल, बी, इओसिनोफिल, सी, बेसोफिल, डी, लिम्फोसाइट और ई, मोनोसाइट। 40 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी की ऊर्जा देखने लायक है। इसी तरह अंत तक बने रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको भविष्य में भी मिलती रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following is the correct structure of a benzene molecule? निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना है? ऑप्शंस A, B, C, D. सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेक्सागोन विद ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। सर्कल? बेंजीन के बारे में कुछ बताइए। बेंजीन C6H6 एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी संरचना में 6 कार्बन परमाणु एक छल्ले हेक्सागोनल रिंग में जुड़े होते हैं और इसमें एक छोड़कर एक ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है। और वो गोला? इन घूमते हुए डबल बॉन्ड्स को अक्सर रिंग के अंदर एक गोले से भी दिखाया जाता है। Question number 42. In the following diagram showing refraction of a light ray AB through a triangular glass prism, what does angle EOD represent? एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाने वाले इस चित्र में कोण EOD क्या दिखाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। इसे कैसे मापते हैं? आपतित किरण को अगर सीधा आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे ही एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसी पे एक कमेंट फिर से आया है, सर जी मेरी जिंदगी भी प्रिज्म जैसी हो गई है, आती सीधी है पर रिश्तेदारों की वजह से डेविएट होके
कहीं और ही निकल जाती है। बेटा फोकस बनाए रखो, निर्गत किरण सफलता की ही होगी। Question number 43. Study the diagram of the dicot seed given below. Select the correct option regarding the functions of parts labeled A, B and C. नीचे दिए गए द्विबीजापत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। ए, बी और सी भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। और आपके विकल्प? सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए पार्ट्स और उनके फंक्शंस जानते हैं। पार्ट ए प्लूम्यूल से भविष्य का तना और पत्तियां बनती हैं। पार्ट बी कोटिलेडन, यह भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करता है। और पार्ट सी? और पार्ट सी रेडिकल से भविष्य की जड़ें बनती हैं। Question number 44. As shown in the figure, P, Q, R and S are 4 points located on the surface of a concave mirror. What is the correct relation between them? चित्र के अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर 4 बिंदु हैं। यदि वक्रता केंद्र से इनकी दूरियां R1, R2, R3 और R4 हैं, तो उनके बीच सही संबंध क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4। ये सब बराबर क्यों है? कोई भी गोलीय दर्पण एक गोले का हिस्सा होता है। उस गोले के केंद्र से उसकी सतह पर मौजूद हर बिंदु की दूरी बराबर होती है, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। Question number 45. कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट गिवन बिलो। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। ऑप्शंस ए 2A, B 1A, C 4A, D 0.5A। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1A। कैलकुलेशन समझाइए। यहाँ दोनों रेजिस्टर्स श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध R total equals 2 ohm plus 2 ohm equals to 4 ohm। वोल्टेज 4V दिया है। ओम्स लॉ के अनुसार I equals VR, तो I equals 4V 4 ohm equals to 1 ampere। बिल्कुल सही। Question number 46. As shown in the figure, a light ray AB is incident on a convex mirror. What will be its angle of reflection? चित्र के अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। उसका परावर्तन कोण क्या होगा? Options: A 90 degree, B 45 degree, C 60 degree, D 0 degree। सही जवाब है ऑप्शन डी 0 डिग्री। 0 degree कैसे? चित्र में प्रकाश किरण सीधे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है। नियम यह है कि जो किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है वो दर्पण की सतह पर लंबवत टकराती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है। तो परावर्तन का नियम? परावर्तन के नियम से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा और किरण उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। Question number 47. Two types of cell divisions are shown in figures A and B. Which option gives the correct answer regarding these? चित्र ए और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजन दर्शाए गए हैं। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही उत्तर देता है? Options देखिए। सही जवाब है ऑप्शन सी। और A और B में क्या अंतर है? फिगर ए माइटोसिस है, जिसमें एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनती हैं। यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। और फिगर B? फिगर बी मियोसिस है, जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह सिर्फ जनन कोशिकाओं में गैमीट्स बनाने के लिए होता है। Question number 48. Find the current flowing through the 3 ohm resistor in the given circuit. दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। और आपके विकल्प? सही जवाब है ऑप्शन बी 0.57A। ये भी सीरीज सर्किट है। जी, ये एक सीरीज सर्किट है, तो टोटल रेजिस्टेंस R equals 3 plus 4 equals 7 ohm। टोटल करंट I equals VR equals 5V 7 ohm equals 0.57A। और सीरीज में करंट? और सीरीज सर्किट की खास बात यह है कि करंट पूरे सर्किट में एक जैसा रहता है, इसलिए 3 ओम में भी 0.57A धारा ही बहेगी। एक कमेंट आया है, सर मेरी और मेरी एक्स की लाइफ सीरीज सर्किट जैसी थी, जो भी प्रॉब्लम आती थी दोनों को बराबर झेलनी पड़ती थी। अब तो उसका पैरेलल सर्किट है। चलो कोई नहीं भाई, तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो, तुम्हारा सर्किट सबसे बढ़िया बनेगा। Question number 49. The diagram of the human excretory system is given below.
Select the option that correctly represents the functions of the parts labeled A and B. मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया गया है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को सही बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। पार्ट ए और बी के काम बताइए। पार्ट ए किडनी है, जिसका मुख्य काम खून को छानकर यूरिन फॉर्मेशन करना है। पार्ट बी यूरेटर है। ये एक पाइप है जो किडनी में बने मूत्र को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है। बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 50. Which figure correctly represents the movement of food in phloem? कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? Figure C, C figure B, D figure D. सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिगर सी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, फ्लोएम में भोजन का परिवहन बाई डायरेक्शनल होता है। भोजन पत्तियों से जड़ों की ओर नीचे भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर जड़ों से नई कलियों की ओर ऊपर भी जा सकता है। और चित्र सी में दोनों तरफ एरो है। बिल्कुल सही। हम 50वें सवाल पर पहुंच गए हैं। यह आप सब के डेडिकेशन को दिखाता है। एक आखिरी बार इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। जो अंत तक टिकेगा वही सिकंदर बनेगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 51. Find the equivalent resistance between points A and B shown in the following figure. निम्नांकित चित्र में बिंदुओं A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। Options: A 6 ohms, B 2 ohms, C 3 ohms, D 9 ohms. सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 ohms। ये कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा? ऊपर वाले 2-3 ओम के प्रतिरोधक सीरीज में हैं, तो उनका कुल प्रतिरोध हुआ 6 ओम। अब ये 6 ओम वाला संयोजन नीचे वाले 3 ओम के साथ पैरेलल में है। तो फॉर्मूला? तो तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होगा 1SQR = 16 + 13, जिसे सॉल्व करने पर RSQ = 2 ओम आएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 52. Which number in the following figure indicates the position of the spinal cord in the human brain? निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? ऑप्शंस हैं A1, B2, C3, D4. सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंबर 4। अच्छा। मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो नीचे की ओर बढ़कर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। चित्र में नंबर 4 इसी कनेक्शन पॉइंट को दिखा रहा है। Question number 53. Study the given diagram carefully. Which of the following options correctly explains the reason for the appearance of the blue-black color? दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। नीले काले रंग की उपस्थिति का सही कारण कौन सा विकल्प बताता है? और आपके विकल्प? सही जवाब है ऑप्शन डी। पोटैटो जूस कंटेन्स स्टार्च which turns blue-black on adding iodine। तो ये आयोडीन टेस्ट है। जी हाँ, जब आयोडीन स्टार्च के संपर्क में आता है तो वो गहरा नीला काला रंग देता है। चूंकि आलू में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह रंग दिखाई देता है। Question number 54. In the following diagram, the incident ray and the emergent ray are represented by which of the following respectively? निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? Options है A, AB and BC, B, BC and CD. सही उत्तर है ऑप्शन डी, AB and CD। चलिए तीनों किरणों को पहचानते हैं। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, वो है जो प्रिज्म पर आकर गिरती है, जो यहाँ AB है। रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, प्रिज्म के अंदर चलती है यानी BC। और निर्गत किरण और इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, वो है जो प्रिज्म से बाहर निकलती है, जो यहाँ CD है। आज का आखिरी फनी कमेंट, सर मेरी जिंदगी में दोस्तों की एंट्री इंसिडेंट रे जैसी होती है, पर जब पैसे मांगने का टाइम आता है तो सब इमर्जेंट रे बन के निकल लेते हैं। भाई ये तो सार्वभौमिक सत्य है। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 55. Find the potential drop across the terminals of the 4 ohm resistor in the given circuit. दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोधक के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। Options: A 3 volt, B 5 volt, C 0.5 volt, D 2 volt. सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 वोल्ट्स। इसकी कैलकुलेशन बताइए। सबसे पहले कुल प्रतिरोध, ये एक सीरीज सर्किट है, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 10 ओम। अब परिपथ की कुल धारा I इज इक्वल टू
VR total is equal to 5 volts divided by 10 ohm is equal to 0.5 ampere. अब 4 ओम के पार पोटेंशियल ड्रॉप V1 निकालने के लिए फिर से ओम का नियम लगाएं। V1 is equal to I क्रॉस R1, तो V1 is equal to 0.5 एम्पियर into 4 ओम is equal to 2 volts. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मेगा क्विज मैराथन। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के मैराथन में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी इसी तरह जोर शोर से जारी रखिए। हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।